अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं धान की फसल में पोटाश के इस्तेमाल पे कि धान की फसल में हमें पोटाश क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी पोटाश किस स्टेज पे इस्तेमाल करनी चाहिए और आप असल और नकल पोटाश में किस तरह से फ़र्क कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, धान की फसल के साथ साथ तमाम फसलों में ही पोटाश का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी होता है, क्योंकि पौधों के मुख्तलिफ़ मरहल में मुख्तलिफ़ जो अवामल उसमें हो रहे होते हैं उनके लिए पोटाश इंतहाई ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर पोटाश का ज़ियाई तालीम में बहुत ज़्यादा किरदार होता है। इसके अलावा पौधे में जो पानी की रेगुलेशन है, पानी पौधे जो हैं ज़मीन से लेते हैं और पूरी बॉडी में उसकी जो रेगुलेशन होती है उसमें पोटाश का बहुत ज़्यादा रोल होता है। इसके अलावा बीमारियों और कीड़ों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत में पोटाश बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। पौधे के जो तने हैं उनको मजबूत बनाती है और पौधे में जो है वो लॉजिंग के ख़िलाफ़ या गिरने के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करती है। दानों की क्वालिटी को बेहतर बनाती है और पानी की कमी की सूरत में भी जहाँ पे पोटाश की कमी नहीं होती वहाँ पे पौधे बेहतर पैदावार देने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा खुराक जो पौधों में बन रही होती है, उसके पत्तों में बन रही होती है, उसको पत्तों से उनके दानों में मुंतकिल करने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। लिहाजा अगर हम फसलों में पोटाश का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी पैदावार में खातर खा इजाफ़ा होता है। अब हम आते हैं कि हमें कौन सी पोटाश इस्तेमाल करनी चाहिए और किस वक्त इस्तेमाल करनी चाहिए। दोस्तों, धान की फसल की अगर हम बात करें और अगर हमारी ज़मीन में कोई मसला नहीं है तो आप शुरू में MOP इस्तेमाल कर सकते हैं। MOP यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश, जिसको हम पोटाशियम क्लोराइड कहते हैं। इसमें पोटाश की जो मिकदार होती है K2O की वो 60% तक होती है और ये पोटाश की सबसे ज़्यादा मिकदार रखने वाली खाद है। लेकिन इसमें क्लोराइड्स होते हैं जो कि हमें ये देखना पड़ता है कि हमारी ज़मीन में पहले से क्लोराइड्स ज़्यादा तो नहीं है या फिर कोई हम ऐसी फसल तो काश्त नहीं कर रहे जो क्लोराइड के सेंसिटिव है। अगर हम धान की बात करें और हमारी ज़मीन में अगर क्लोराइड का मसला नहीं है तो आप धान में शुरू में MOP इस्तेमाल कर सकते हैं और जो क्लोराइड्स हैं वो लीच डाउन हो जाते हैं, यानी कि नीचे चले जाते हैं और पोटाश आपकी जो धान की फसल है वो इस्तेमाल कर लेती है। अब दूसरी स्टेज आती है कि हमें पोटाश को गोब की स्टेज पे इस्तेमाल करना चाहिए। गोब की स्टेज पे हमें तरजीह देनी चाहिए SOP खाद को। SOP खाद जो है वो फ़ौरन से प्रीमियम क्वालिटी की होती है और जैसे ही हम अप्लाई करते हैं पौधों को मिलना शुरू हो जाती है। और इसमें ज़मीन का देखना भी ज़रूरी नहीं होता। आप चाहे कलराठी ज़मीन हो, चाहे हमारी अच्छी ज़मीन हो, नॉर्मल ज़मीन हो, हर तरह की ज़मीनों में ये बेहतरीन रिज़ल्ट्स देती हैं। आप इसको गोब की स्टेज पे 1 से 1.5 किलो स्प्रे भी। अब बात आती है कि हमें पोटाश का इस्तेमाल कितनी मिकदार में करना चाहिए। दोस्तों, पोटाश की एक ऐसी फर्टिलाइज़र है जो कि काफ़ी मिकदार में फसलों को उसकी ज़रूरत होती है। अगर हम धान की बात करें तो उसमें भी शुरू में अगर आप MOP इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बैग 50 किलो का MOP ज़रूर इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप नहरी पानी है तो उसमें कुछ मिकदार में पोटाश आ जाती है तो आप इसकी मिकदार को कम या आधा कर सकते हैं। जब आपकी गोब की स्टेज है तो आप फसल की जो किस्म है, आपकी जो वैरायटी है, हाइब्रिड्स को आम तौर पर पोटाश की ज़्यादा ज़रूरत होती है और नॉर्मल जो हमारी वैरायटीज़ हैं वहाँ पे पोटाश की थोड़ी कम ज़रूरत होती है। हाइब्रिड्स में आप कोशिश करें कि 25 किलो का एक बैग उसको गोब की स्टेज पे ज़रूर फ्लड कर दें ताकि आपकी पैदावार जो है वो हाइब्रिड का जो पूरा पोटेंशियल है उसको हासिल किया जा सके। और नॉर्मल जो हमारी किस्में हैं वहाँ पर आप 6 से 12 किलो पोटाश को फ्लड करें गोब की स्टेज पर। स्प्रे की बात करें तो आप 1 से 2 स्प्रे 1 से 1.5 किलो पोटाश के कर सकते हैं। अब अगली टॉपिक जो हम बात करने जा रहे थे कि मार्केट में पोटाश की जो है वो डिफरेंट क्वालिटीज़ की आती है, हम अच्छी और बुरी पोटाश में कैसे फ़र्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो ऑथेंटिक राय है वो तो 100% हम उस वक्त श्योर होते हैं जब हम लेबॉर्ट्री का एनालिसिस कर लें। लेकिन चंद एक चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रख के हम जो है वो पोटाश की मतलब जो है एक आइडिया लगा सकते हैं कि क्या वो अच्छी है या बुरी पोटाश है। दोस्तों, मार्केट में मैंने देखा मेरे पास कुछ ऐसे सैंपल्स आए हैं जहाँ पे पोटाश की बजाय जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट जो है उसको पैक करके दिया जा रहा था और उसको हम बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लास्ट ईयर हमने रिकमेंड किया एक डीलर से कि जी आप उनसे पोटाश ले लें, लेकिन जब उसकी पोटाश वहाँ पे पहुँची तो उसने कंपैरिजन किया फार्मर ने जो उसके पास पहले से पोटाश पड़ी थी। अब हुआ क्या, जो उसके पास पहले से पोटाश पड़ी थी वो बड़ी जल्दी हल हो रही थी और ये वाली पोटाश थोड़ी सी देर से हल हो रही थी और ज़्यादा पानी इसको हल करने के लिए लग रहा था।
अब उसकी कंप्लेंट जो है मेरे पास आई कि जी ये ऐसे देखने में आ रहा है। तो वहाँ पे जब हमने सैंपल मंगवाए तो उसके पास जो पहले से पोटाश पड़ी थी वो दरअसल पोटाश थी नहीं, वो मैग्नीशियम सल्फ़ेट था। और मैग्नीशियम सल्फ़ेट की सॉल्युबिलिटी एसओपी की सॉल्युबिलिटी से कहीं ज़्यादा होती है। दोस्तों याद रखें, एसओपी की सॉल्युबिलिटी पानी में महदूद पैमाने पे होती है, यानी कि ये नहीं है कि आप 1 लीटर में 1 किलो एसओपी को हल कर लेंगे। टेम्परेचर के साथ थोड़ी बहुत वेरिएशन आती है। अगर हम बात करें एसओपी की तो एक ओरिजिनल एसओपी जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 120 ग्राम 1 लीटर में हल होती है। अगर टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन कर दें, फॉर एग्ज़ाम्पल 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 111 ग्राम 1 लीटर में हल होती है। और अगर टेम्परेचर हाई कर दें, अगर आप उबलते हुए पानी में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हल करें तो मैक्सिमम जो इसकी सॉल्युबिलिटी है वो 240 ग्राम 1 लीटर तक होती है। यानी कि अगर आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि हमारा रूम टेम्परेचर होता है, वहाँ पे अगर आपने 1 किलो एसओपी को हल करना है तो आपको 8.5 से 9 लीटर पानी की ज़रूरत होगी और फिर जाके ये 1 किलो एसओपी हल होगी। लेकिन इसके मुकाबले में अगर एसओपी में कोई मसला है या एसओपी की जगह पे एमओपी दी जा रही है या फिर एसओपी की जगह पे मैग्नीशियम सल्फ़ेट आ रहा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी बड़ी आसानी से होगी और कम पानी में भी हल हो जाएगी। दूसरा एसओपी डिफरेंट पीएच पे आती हैं, बाज़ थोड़ी सी एसिडिक होती हैं, बाज़ थोड़ी सी असासी खासियत रखती हैं, लेकिन आम तौर पर हम रिकमेंड करते हैं कि आप एसिडिक एसओपी को इस्तेमाल करें, उसके ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट्स आते हैं बेसिक के मुकाबले में। तो वहाँ पे आप इसकी जो पीएच है वो 4 तक होती है, 4 से 3 हो सकती है, 5 हो सकती है। यहाँ पे अगर आपकी पीएच आ रही है तो एक अच्छी एसओपी की पीएच तस्वर की जाएगी। बाकी 100% श्योर होने के लिए आपको लेबॉर्ट्री एनालिसिस करवाना इंतहाई ज़रूरी है। उसके बाद ही एक अच्छी ऑथेंटिक जो है वो रिपोर्ट आने के बाद ही कोई राय दी जा सकती है कि जी ये एसओपी अच्छी है या बुरी है। मैंने आपको सिर्फ एक इनिशियली अपने फार्म लेवल पे आइडिया लगाने का तरीक़ेकार बताया है। अगली बात कि हम एसओपी कहाँ से ले सकते हैं। आप एसओपी अपने लोकल ऑथेंटिक डीलर्स से भी ले सकते हैं, लेकिन मैं एक नंबर शेयर कर रहा हूँ, आप वहाँ से भी एसओपी मंगवा सकते हैं। साफ़ सुथरा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं और ऑथेंटिक चीज़ें सेल करते हैं। दोस्तों अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।